कुछ हिस्ट्री और हिस्टोरिकल इवेंट्स देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनके बारे में बात करना, हम पॉजिटिव बात नहीं कर सकते। लेकिन पिछले चंद सालों में जो कुछ बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, या जो प्रेजेंट सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप, जो उनकी स्टेटमेंट्स आई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और जैसे उनका बिहेवियर रहा, उनसे किसी अच्छी स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। लिहाजा जयशंकर ने जो कहा वो आप बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो जिस क्योस और कंफ्यूजन का शिकार और जिस इंटरनेशनल लेवल पे जिस तन्हाई का शिकार, मैं बड़ा इसको ऐसे कहूंगा कि जिस तरह उनके डिप्लोमेटिक मनूवर फेलियर और उनके वो कार्ड जो प्री मेच्योर गए और चले गए, और जिसकी वजह से उन्होंने खामखा अपने साथ कुछ और मामला भी जोड़ लिए हैं, उस वजह से यकीनन उनसे ये उम्मीद रखी जा सकती है। और ये अफसोस की बात है, और ये उनके एक इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है जिसके लिए ये जो डिस्प्ले करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या इसकी ये अब जहां तक हमारा रोल है, ब्रेडी साहब क्या माफी चाह से गुजरते आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम हकीकी मानों में नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए और अपनी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को भरने के लिए इस वक्त कुछ किया जा सकता है डोमेस्टिकली? देखिए, मैं इंतहाई माजरत के साथ और बसदर एहतराम ये गुजारिश करूंगा, पाकिस्तान की मौजूदा सियासत को मैं इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जाया करूं। ये तो होगी आपकी इंटरनल सिचुएशन, मैं इस काबिल ही नहीं समझता किसी सूरत में। अब आ गए इसके रिप्रिकशन ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल। देखिए, जब तक आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी। अकेले फौज बेचारी जंग नहीं लड़ सकती जब तक उसको उसके पीछे एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम और एक स्टेबल इकोनॉमी ना मिले। दूसरी बात है, तीसरी बात है, देखिए नाजुक मोड़ हमने बड़े मुड़े हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट में आपको अल्लाह पाक ने एक चांस ऐसा दिया कि आप एक बेहतर जगह पे करें। इस वक्त हमारी जो पॉलिसी है, जिसका पूरा सेरा मैं देता हूं मिलिट्री डिप्लोमेसी को 100%, हमारे मिलिट्री डिप्लोमेटिक मनूवर, यकीनन जो भी इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। जितने भी पॉलिटिकल ये डिप्लोमेटिक मनूवर हुए हैं मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर, वो अगर 100% नहीं तो 98-99% वो सक्सेसफुल रहे। उसकी रीजन कि आज की तारीख में जबकि ईरान पूरे खिते को थ्रेटन कर रहा है, राइटली थ्रेटन कर रहा है, पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, क्योंकि देयर एज हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इतनी क्लासिक है अल्लाह की तरफ से, और उसके ऊपर अल्लाह पाक ने हमें एक क्लासिक मिलिट्री मशीन दिया, आर्म फोर्सेस जिसमें एयरफोर्स नेवी शामिल है, कि ये वो स्ट्रेटेजिक मनूवर जिसमें इस वक्त ट्रंप या उसकी फौज फंस चुकी है, या वो स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस जो जिसका मुजाहरा इस वक्त ईरान कर रहा है, या वो अलाइनमेंट फेलियर जो इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट बर्दाश्त कर रहा है, हम उसमें नहीं। देखिए, हमारा बॉर्डर हम शेयर करते हैं ईरान के साथ, हमारा मुस्लिम मुल्क है, हमारा भाई है, हमने उनके साथ और हमने डिप्लोमेटिक उनको भी हमारे साथ कोई उनके कम से कम आज की तारीख तक है। तो अमेरिका के कुछ प्रिंसिपल तो जो अब देखिए सोशल मीडिया या ये जो पॉलिटिकल गिमिक्स है ना, तो इधर के लीडर उधर, उधर के लीडर इधर, जो कुछ कह रहे हैं इसको छोड़े, जो अंदर की अंदर कमाती हैं उन फोरम्स के ऊपर मिलिट्री मशीन बिल्कुल क्लियर है, मिलिट्री माइंड्स क्लियर है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का अगर मुजाहरा सामना करना पड़ा उसके लिए बिल्कुल तैयार है, टू फ्रंट वार के लिए करना पड़ा वो बहुत पहले उसकी स्ट्रेटजीज फार्मुलेट की जा चुकी हैं। अगर अमेरिका इस वक्त एग्जिट स्ट्रेटजी को फार्मुलेट किए बगैर एक जंग में कूद पड़ा है तो कम से कम हमारे पास अमेरिका की एग्जिट स्ट्रेटजी मौजूद है जिसके लिए हम मीडिएट करना चाहते हैं। ईरान को चूंकि पता है कि वो स्ट्रेटजी का कोई ना कोई स्ट्रेंथ पाकिस्तान के पास है, इसलिए ईरान की कोशिश है, हमारा भाई है, क्योंकि ईरान शायद अमेरिका को एग्जिट नहीं करने देना चाहता, उसने ट्रैप कर लिया है, अमेरिका को बहुत बुरी तरह ट्रैप कर लिया। अब देखिए आपके सवाल के जवाब में मुझे रीड साहब मेरे सवाल को थोड़ी देर के लिए पीछे रख दीजिए। ये जो आपने बात की दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ईरान ने अमेरिका को ट्रैप कर लिया है और वो उसको निकलने नहीं देना चाह रहा, इसकी जरा वजाहत कर दीजिए पहले। हाँ, देखिए अमेरिका जब इस जंग में कूदा, इसमें मेरे दो राय हैं, और पिछले इस राय को मैं ऐसे शुरू करता हूं कि जब भी पाकिस्तान के अंदर
जब भी रिजीम चेंज हुआ है, प्रेसिडेंट अयूब हो जाए या यहिया हो जाए या मुशर्रफ हो जाए या ज़िया-उल-हक हो जाए, जब भी रिजीम चेंज होता है तो मेरे ख्याल में ये दानिश्वर लोगों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए, इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए, पूरी दुनिया के अंदर, ये हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से है। ये एक पहला इंडिकेटर होता है कि देयर इज समथिंग अबाउट वेयर इन दिस रीजन, क्योंकि अमेरिका हमें, या सुपर पावर जो भी हो सकता कि वो हमें ऑन बोर्ड रखना चाहती है, हमारा उसमें बड़ा पिवटल रोल बन जाता है। तो 2019 नवंबर में जब ये मामला अनफोल्ड होने शुरू हुए, तो जिस थिंक टैंक के साथ मैं वाबस्ता हूं, तो हमने भी डिस्कशन शुरू कर दी कि ये क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, और अगर हम वो कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि जो बड़े लोग हैं जिन्होंने ये प्लान किया होगा वो भी कर सकते होंगे। भीड़ साहब, उसमें रिजीम इसीलिए चेंज मैंने से पिछले चंद बार 14 दिन भीड़ साहब, रिजीम चेंज से क्या मुराद है? पीएमएलएन का रिजीम चेंज या पीटीआई वाला रिजीम चेंज? नहीं, रिजीम चेंज, जब रिजीम चेंज का मतलब होता है कि जब भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो भी इलेक्टेड हो, चाहे जो भी हो, सही हो चाहे गलत हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट को जब रिमूव किया जाता है। ओके ओके। देखिए, अगर आज ये इल्जाम है कि ये फॉर्म 47 किया, तो मेरे ख्याल में पीटीआई भी कोई फॉर्म 46.5 की तो होगी या 45.5 की होगी, एग्जैक्ट 45 की तो वो भी नहीं थी। तो ये थोड़े वो मैंने कहा ना, मैं इंटरनल पॉलिटिक्स में बात ओके ओके ओके, ठीक है जी, क्योंकि मैं उनको 2018 के इलेक्शन के किसी न किसी जगह से वेटरनस था। जी जी। तो सर, मैं ये आखिरी बात, अगर मुझे थोड़ा सा मौका दें जी, देखिए, मेरा ये व्यू रहा है पिछले ये 10-12-14 दिनों से, मुख्तलिफ चैनल्स में ये मैंने बात की है कि या तो अमेरिकन जनरल ने ये स्ट्रेटेजी फार्मुलेट ही नहीं की थी इस जंग की, और अगर की थी तो वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आके 1 साल का कोर्स करे, ताकि उन्हें पता चले कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं मिलिट्री स्ट्रेटेजी के। बदमाशी नहीं होती हर जगह, शॉक एंड ऑ हर जगह नहीं चलता। और अगर ये उसको पता नहीं और ये सारा कुछ ट्रंप ने फार्मुलेट किया है, तो फिर जंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू द पॉलिटिशियंस अलोन। मिलिट्री जनरल्स हैव टू बी टेकन ऑन बोर्ड, बिकॉज ये उनका ब्रेड एंड बटर, पॉलिटिशियंस का नहीं है। पॉलिटिशियंस पॉलिसी की एक्सटेंशन को वो जंग जरूर सपोर्ट कर सकती है। 4 जगहों से ट्रैप हुआ जी अमेरिका। इकोनॉमिकली ट्रैप हो चुका है, 39 ट्रिलियन डेट का है इस वक्त। उसको पता ही नहीं था कि स्टेट ऑफ हुर्मुज इनका एक स्ट्रेटेजिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। गालिबन उसने ईरान के मिलिट्री पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट किया, मिलिटरीली ट्रैप हो चुका है। इस वक्त अगर वो ग्राउंड फोर्सेस भेजता है तो ये ट्रैप 2 है कि ग्राउंड फोर्सेस भेजता गया तो क्लैप्स कर जाएगा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरान रिटेलिएशन में तमाम मिडल ईस्ट को उड़ाना शुरू कर देगा इसके बेसिस को। अब चूंकि हमारे पास इस पर टाइम नहीं है और इसका पर्टिकुलर टॉपिक इस प्रोग्राम का ये नहीं है, तो देखिए, ट्रंप अब आगे भी नहीं जा सकता, पीछे पीछे जाता है तो इसका मतलब है शिकस्त हो गई है, और आगे जाता है तो इसका मतलब है मजीद धंसता जाएगा। और देखिए, जब भी जंग खत्म की जाती है तो जंग लड़ी इसलिए जाती है कि अपोनेंट को अपनी टर्म्स के ऊपर नेगोशिएशन पे लाना होता है। आपका अपोनेंट तो जंग जीत चुका है, वो तो अपनी टर्म्स पे नेगोशिएट करना चाहता है, और वो टर्म्स ऐसी हैं, उनका मानने का मतलब है कि अमेरिका शिकस्त खा गया। अमेरिका शिकस्त खा गया का मतलब है, उनमें से एक टर्म ये है कि आप विड्रॉ कर जाए जीसीसी से। अगर वो विड्रॉ करता है तो पॉलिसी है जिसको समझे बगैर तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। वो शायद सिर्फ इतनी सी थी कि मशरिक में भी दुश्मन बैठा है तो मगरिब में दुश्मन ना हो, मगरिब में कम से कम एक दोस्त हुकूमत हो। इससे ज़्यादा शायद कुछ नहीं था, बस इतना सा था। अभी मशरिक में भी दुश्मन है और मगरिब में भी हम हालत जंग में हैं। तो क्या हम दोनों बॉर्डर्स पे हालत जंग में होना स्ट्रेटेजिकली अफोर्ड कर सकते हैं या हमें इससे निकलना है? थैंक यू। ये देखिए, मैं इस सवाल के जवाब से पहले मेरे 2 इंतहाई काबिल एहतराम पैनलिस्ट है, और दोनों के साथ मेरा एक रिश्ता है जो मैं कौन से नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ये मैं कहता हूँ पीटीआई रिएक्टिव है। अगर आप गौर से बैरिस्टर साहब मेरी वो बात सुनते तो मैंने पीटीआई के हक में इन बिटवीन दी लाइन वो पॉलिटिकल एक बात की। अब आगे डॉक्टर साहब, उनको अफसोस हुआ कि मैंने ये क्यों कहा कि मिलिट्री डिप्लोमेसी काम कर रही है, पॉलिटिकल क्यों नहीं। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी काम कर रही होती तो इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2 दफा नोबेल इनाम मिल चुका होता। भारत अब आगे जनाब 2 फ्रंट वॉर की बात देखिए, वो बिल्कुल आपने जो फरमाया, वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला कंसेप्ट था, वो एक्चुअल ये था कि अगर कोई फुल स्केल वॉर होती है तो चूंकि हम हमारे जो कंट्री का लेआउट है वो ऐसा है कि मशरिक और मगरिब के दरमियान में बहुत कम वो है, तो बाज़ मिलिट्री स्ट्रेटेजी के अंदर
कुछ ऐसे भी मामला आते हैं जहां मैकेनाइज्ड वॉरफेयर हो रही होती है। और ये जब ये बात की गई थी उस वक्त हम थर्ड जनरेशन वॉर की तरफ जा रहे थे, विच वाज टोटली मैकेनाइज्ड वॉरफेयर, एयर पावर और मैकेनाइजेशन की तरफ। अब तो खैर फोर्थ फिफ्थ जनरेशन पे हम आ गए। तो उस वक्त आप इनहेल करते नहीं है, बल्कि आप स्पेस देते हैं एनिमी को, इतना ज्यादा अंदर की तरफ स्पेस देते हैं ताकि आप उसकी टेल के ऊपर डबल इन्वेंट के थ्रू जाके हिट करें और उसकी टेल को काटें। उसके लिए आपको काफी डेप्थ चाहिए होती है। मैं इसकी एक मिसाल सेकंड वर्ल्ड वॉर की दूंगा, ऑपरेशन बारबरोसा जो लॉन्च किया गया था, क्योंकि उस वक्त स्ट्रेटेजिक डेप्थ इतनी ज्यादा थी रशिया की कि बाद में वो कोई चीज एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन साबित हुई हिटलर की, एंड इट वाज वन ऑफ द 7 ग्रेट मिस्टेक्स कमिटेड बाय हिटलर। ये बात। दूसरी बात आ गई टू फ्रंट वॉर की, कि अगर हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी एक्टिव होता है, ईस्टर्न बॉर्डर भी एक्टिव होता है, इसके ऊपर भी बातचीत आज से 4 साल पहले शुरू हो चुकी थी, क्योंकि गहरी नजर रखी हुई है हमारी स्पेशली एलिट जो एजेंसी ISI, और उसका जो ये तो खैर एक छोटा सा पोर्शन है जो कोई इंटरनल मामला को कंट्रोल करता है। मेनली तो वो सारे का सारा उसका जो नजर होती है वो अपने दुश्मन पे होती है। ठीक है ब्रिगेड साहब, तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हमारी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया ब्रिगेड साहब, मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपकी गुफ्तगू से ये मैंने नुक्ता जो समझा वो ये है कि हम टू फ्रंट्स वार लड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं।